हेलो एवरीवन, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम घटना चक्र की पूर्वावलोकन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 1982 से 2022 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है। जैसे आईएएस, यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, आरआई एग्जाम, यूपीपी, यूपीएसआई, एमपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के लगभग सारे ही एग्जाम आप देख रहे होंगे। तो इस किताब को हम एक तरीके से हिंदी के लिए रामबाण की तरह समझ सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हम जो पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है इसका वर्णमाला, क्योंकि यहाँ पर पहला हम जो चैप्टर इसमें देखते हैं वो हिंदी भाषा और उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास का है, जो कि अगर हम उसी से शुरू करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो और वैसे भी उसमें से ज़्यादा नंबर का कुछ आता नहीं है, तो स्टार्टिंग हम वर्णमाला से करते हैं। एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसे भी करा देंगे। चलिए तो वर्णमाला से शुरू कर दे हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका उत्तर है 33। अब क्योंकि 33 ही किस तरीके से इनको 33 माना गया है, उसके लिए अब इसमें पूरी घटना चक्र में आपको डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो कि इसकी खासियत है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तुत मानक हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पर्श व्यंजन के बारे में भी बता देता हूं, जो आप कचट तप आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर आपने हिंदी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, जिनमें का वर्ग में, चा वर्ग में हर एक में 5-5 वर्ण आते हैं और इस तरीके से 25 वर्ण तैयार हो जाते हैं। उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कह देते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन आपका यार अलावा को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन की अगर बात करें तो श, 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 ह जो होते हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनके बारे में और बारीकी से हम आगे चर्चा करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन 33 हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग प्रत्येक के 5 व्यंजन हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया। 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं यार अलावा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। 4 ऊष्म व्यंजन, शा, शा, शाह। इस प्रकार कुल 33 मूल व्यंजन बनते हैं। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी आते हैं, डा और ढा, जिनमें बिंदी लगी होती है नीचे, तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। प्रश्न नंबर 3 पे आए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? फिर से वही सवाल है, 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 हैं, जो इस प्रकार हैं। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, जो कि हमने पहले बताया, का, च, ट, तप, जिसमें हर एक में 5-5 वर्ण होते हैं। इसे 25 व्यंजन ये हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब अंतःस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो यार अलावा 4 व्यंजन हैं, जो कि अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शा, शा, शाह, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इसमें एक नोट दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। अंतःस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अंतःस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया पीछे आपको 25 होते हैं। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा और डा, ये 5 व्यंजन आते हैं का वर्ग में, जिसका कंठ ध्वनिया भी हम कह देते हैं, क्योंकि का कंठ से बोला जाता है। तो उसी वर्ण के पूरा वर्ग है का वर्ग, जिसको कंठ ध्वनिया कहते हैं, जिसमें आते हैं का, खा, गा, घा, डा। चा वर्ग की अगर हम बात करें तो चा, छा, जा, झा और ज्या, ये तालव्य ध्वनिया कहलाती हैं।
टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। ता वर्ग की बात अगर की जाए तो ता, था, दा, धा, ना ये सारी दंत ध्वनियां कहलाती हैं। पा वर्ग की अगर बात करें तो पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। दोस्तों इन सभी पांचों ध्वनियों को हमें कंठस्थ कर लेना है और इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी हमें बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे ढंग से टेबल को आप याद कर लें। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है, तो ये वर्णों को कहा जाता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। अब इसमें स्वरों को और व्यंजनों के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो इसको हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। एक मिनट मैं जरा हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको मैं और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है जी, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा वर्ण कहलाती है ये सबसे छोटी इकाई। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते। वस्तुतः वर्ण वह छोटे से छोटी ध्वनि है जो कर्ण कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण को आप समझ गए। भाषा की सार्थक और सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये हमें इसकी डेफिनेशन है वर्ण की, जो कि हमेशा हमें याद रखनी है। अब आगे आए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य नहीं है? तालव्य का नहीं है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि का जो ध्वनि है वो कंठ्य ध्वनि है। एक बार देख लेते हैं। का वर्ण तालव्य नहीं है, यह कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। का अल्प प्राण वर्ण भी है। अब अल्प प्राणों के बारे में दोस्तों जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा। वस्तुतः स्पर्श व्यंजनों में का वर्ण कंठ्य वर्ग तथा चा वर्ग को तालव्य वर्ग कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो दोस्तों इन स्वरों की संख्या 11 है और हम ये कौन कौन से स्वर हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ और ओ। इसके अतिरिक्त अनुस्वार यानी कि अंग तथा विसर्ग अंग एवं अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु आ के ऊपर आता है भी इसी में शामिल होते हैं, लेकिन इनको मूल स्वर नहीं अयोगवाह माना जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि स्वरों तो 11 हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा अंग, अंगह और अनुस्वार अनुनासिक जिसे बोलते हैं चंद्र बिंदु को, इनको भी स्वर ही माना जाता है, लेकिन इनको मूल स्वर में इनकी गिनती नहीं होती, इनको अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 पे आए। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं टोटल अगर हम बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं, हमने पीछे पढ़ा। 11 मूल स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं। तो इस तरीके से पूरे 52 वर्ण बन जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन भी इसी में हमें गिनने हैं, छात्रा, ज्ञा और श्रा, जिनके बारे में ये किस किस से मिलकर बने हैं ये जब आगे प्रश्न आएगा तो हम आपको बताएंगे। अतिरिक्त द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा, ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं। वर्ण के प्रकार होते हैं। वर्ण को 3 चीजों में बांटा गया है। पहले हैं स्वर, दूसरे व्यंजन और तीसरे अयोगवाह कहलाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। वर्ण को स्वर, व्यंजन व अयोगवाह के रूप में माना जाता है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर स्वरों के प्रकार हैं तथा संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप से कहलाते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बार बार सर इसी चीज को क्यों रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य इनको रिपीट करने के पीछे बस एक ही चीज है कि जब हम बार बार किसी एक ही चीज को रिपीट करते हैं
तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। तो जब ये आप किताब कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको सिर्फ रिवीजन की हल्की फुल्की ज़रूरत है, वरना सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही आपको बैठ गई हैं। और आप देखेंगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको ज़्यादा अगर क्लियरली याद ना रहे तो कम से कम इतना आपको ऑप्शंस देख के याद आ जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन सही है। तो आगे बढ़ते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इनको व्यंजन और स्वर की अगर बात करें तो इनका जो संयुक्त रूप होता है उसे अक्षर कहते हैं। व्यंजन और संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। जिनका क्षरण ना हो वही अक्षर होता है। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं, एवं दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को निश्चित अर्थ दे उन्हें वाक्य कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। और जिनका क्षर ना हो उन्हें अक्षर कहते हैं। अर्थात यह भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इससे कई बार यूपी SSC में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। दोस्तों जो हिंदी हमारी है वो देवनागरी लिपि से बनी है और जिसमें कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 पे आए। वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहा जाता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं तो ये अब आपको मैं समझता हूं कि याद हो गया होगा। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ये मैं समझता हूं आपको आता भी होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। एक से अधिक अगर वर्ण जो मिल जाते हैं तो उन वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। वस्तुतः स्वतंत्र वर्णों को स्वतः स्वर तथा स्वरों पर आश्रित वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों से बने होते हैं, जैसे का, खा, पा, मा इत्यादि। अगर हम का की बात करें तो का हलंत के साथ आता है, जो कि हम सा कहा जाता है, प्लस आ। मतलब अगर हम आ के बगैर, का स्वर के बगैर अगर का को लिखते हैं तो उसको का के नीचे हमें हलंत लगाना होगा। इसी तरह खा के साथ आ आता है, खा के नीचे हमें हलंत लगाना होगा। इसी तरह पा, इसी तरह माँ को भी हमें इसी तरह से प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि इन सभी में आ स्वर छुपा हुआ है। समूह को शब्द तथा वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह जो हैं हमारे, उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्वरों के ऊपर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। इस 17 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि का अगर आपको लिखना है तो उसमें आ आपका जुड़ा रहता है पहले से ही, उसके बगैर का नहीं लिखा जा सकता। तो जो इनमें सहायता करते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लेते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों का मेल होता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। अब विसर्ग को हम पहले ही आपको बता ही चुके हैं कि 2 बिंदु वाला और जो अंक की बिंदी है उन्हें हम विसर्ग कहते हैं।
इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है तथा यह स्वर के बाद आता है। संज्ञा उस विकार शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। अब ह्रस्व स्वरों की बात कर लेते हैं। तो जिन शब्दों को बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है। सभी स्वर होते हैं तो सारे ही स्वरों को अल्प प्राण में रखा जाता है। अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, यानी कि जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलेगी। जिन शब्दों में, जिन वर्णों में, उनको हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। और जिनमें इसका उल्टा अगर हम कर लें कि जिनमें हकार जैसी ध्वनि निकलेगी वो कहलाएंगे हमारे महाप्राण। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अल्प प्राण के जो उच्चारण है इनमें हमें कम स्वर करना पड़ता है दोस्तों। तो अब महाप्राण में क्या होना चाहिए कि इन वर्णों के उच्चारण में हमें अधिक श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि श्वास अधिक निकलती है इनमें। सभी स्वर, वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण एवं अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। यानी कि सभी स्वर, वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा व पांचवा, यानी कि सारे स्वर और पहला जो कि कचट तप हमने बताया उसमें जो 5-5 वर्णों की श्रृंखला है उसमें से पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतःस्थ यानी कि यारलावा, ये जो जितने भी आपके स्वर और व्यंजन हैं ये सब अल्प प्राण कहलाते हैं। अब महाप्राण में देखें, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म व्यंजन वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा, नहीं दूसरा और चौथा, पांचवा तो हम अल्प प्राण में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आ चुका है। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका वर्ण होता है वो इस आपका महाप्राण में आता है तथा इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, शा शा शाह जितने भी हैं ये सारे ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। 19वां आप देखें क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक है। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दोस्तों इसे समझने की कोशिश करें कि जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्वर हर किसी व्यंजन में छुपे होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी व्यंजन या स्वर नहीं छुपा होता। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी व्यंजन या स्वरों से नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये ह्रस्व स्वर 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये भी हमें याद रखना है। अब दीर्घ स्वर पे आते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्न में दीर्घ स्वर कौन से हैं? अब दोस्तों दीर्घ स्वर के बारे में मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें 2 श्वास का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इस प्रश्न को अगर हम देखें कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ये बड़ा आ दीर्घ स्वर में है। हमने पढ़ा था कि छोटा आ जो है वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इन 3 वर्गों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, या संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आते हैं। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ तथा संयुक्त स्वर आ जाते हैं। नहीं माफ कीजिएगा दोस्तों, छोटा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, संयुक्त
आपका आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत, और संयुक्त स्वर हैं हमारे छोटी ए, बड़ी ए और छोटी ओ एवं औ। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर हैं, बड़ी ई दीर्घ स्वर है, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया कि बड़ी आपका जो दीर्घ स्वर हैं उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इन पे बहुत सारे प्रश्न यूपी SSC में और भी काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें ये याद रखना है। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं कि जो दीर्घ स्वर हैं उनके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आते हैं। अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आते हैं। और संयुक्त स्वर की अगर बात की जाए तो छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ एवं बड़ी ओ आती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो छोटी ओ को मूल दीर्घ स्वर नहीं है कहा जाता है, क्योंकि बड़ा दीर्घ स्वर हमें पता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप बताएं हमें। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ और बड़ी ऊ। प्लुत स्वर कहा जाता है जिनको हम जब भी थोड़ा खींचकर हम बोलते हैं, जैसे ओम, तो इस तरीके से जब हम खींच के किसी चीज को बोलते हैं उन ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है। और इनका जो आप इस्तेमाल करते हैं वो किया जाता है आपका नाट्य रूपांतरणों में। जैसे कि कोई नाटक हो रहा है, उसमें किसी चीज को हम खींच कर बोलते हैं, जैसे ओम, हे रावण। इस तरीके की जो आप इस्तेमाल करते हैं स्वरों का, उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। ओम प्लुत स्वर है, शेष त्रुटिपूर्ण है, जिसे स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसको इन्होंने डेफिनेशन भी बता दिया है दोस्तों, इसको एक बार आप समझ लें कि जिनमें तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसे हम खींच कर बोल रहे हैं। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। आइए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 3 मात्रा का समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। आगे चलें। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। अभी हमने पढ़ा। अब आए अग्र स्वर पे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसमें दोस्तों 3 तरीके के स्वर आते हैं जब भी जीभ के वर्गीकरण के आधार पर हम इसका भेदों को बताते हैं, जिसमें पहला होते हैं अग्र स्वर, दूसरे हैं मध्य स्वर और तीसरे हैं पश्च स्वर। तो ये जो विवृत स्वर है ये इनके अंतर्गत नहीं आते, तो यही हमारा उत्तर है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्वर उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, मध्य अथवा पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहते हैं। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। उनको दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। ये होते हैं विवृत स्वर, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। इसको भी हमें याद रखना है और आगे जब ये आएगा तो हम इन्हें पढ़ेंगे। मध्य स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर कहा जाता है छोटे आ को। एक बार इसको समझ लेते हैं। जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी का छोटा आ मध्य स्वर कहलाता है। ठीक है। पश्च स्वर की बात करें। पश्च स्वर कौन से कहलाते हैं? भाषा विज्ञान की दृष्टि से
छोटा बड़ा ऊ जो है वो पश्च स्वर कहलाता है। अब इसके बारे में हम समझते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। बड़ा ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। संवृत स्वर, अब आप देखें प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत स्वर कौन सा है? छोटी ई है हमारा, ये संवृत स्वर कहलाता है। संवृत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर छिद्र लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगर इनका हम उच्चारण करें तो मुख विवर जो छिद्र है वो लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं जिनमें मुख छिद्र लगभग बंद रहता है वो कहलाते हैं हमारे संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर देखें अब। अर्ध विवृत स्वर क्या कौन सा है? तो बड़ी ए को अर्ध विवृत कहा जाता है। तो बड़ी ए अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध संवृत से भी कम उठती है वे अर्ध विवृत कहलाते हैं। ये हैं बड़ी ए और बड़ी ओ। ये बड़ी ए और बड़ी ओ, ये जो दो कहलाते हैं इनको अर्ध विवृत कहलाते हैं। ये याद रखना है दोस्तों, बार बार पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर में अगर हम बात करें तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो ओ है, ए है और बड़ी ए है, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जबकि बड़ा ऊ हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब आए संयुक्त स्वर को एक बार देख लेते हैं। जैसे आ प्लस ई के मिलने से ए बनता है, छोटा आ और ई बड़ी ए के बनने से बड़ी ए भी बनती है, छोटा आ और ऊ के बनने से ओ बनता है। इसी तरीके से छोटा आ और बड़ी ओ के बनने से ओ भी बनता है। इनको आपको याद रखना है क्योंकि इन कई बार इनका वर्ण विच्छेद करके भी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो जब दोस्तों कंठ तालव्य की बात की जाती है तो छोटी ए जो है इसको कंठ तालव्य कहा जाता है। छोटी ए बड़ी ए स्वर जो हैं कंठ तालव्य हैं। छोटा आ और बड़ा आ कंठ, छोटी ई और बड़ी ई तालव्य, छोटा ओ और बड़ा ओ स्वर कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। इनको भी हमें याद रखना है। छोटी ए और बड़ी ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य कहलाता है, जैसा दोस्तों हमने अभी ऊपर पढ़ा है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटी ए और बड़ी ए को उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। वर्णों का उच्चारण स्थान पहला है। अब इनको किस, जैसा कि हमने कहा उच्चारण के स्थान पर सबको अलग अलग विभाजित किया गया है, जिसमें पहले आते हैं तालव्य, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या तथा शा, सीटी वाला सा जिसे बोलते हैं, ये सब तालव्य ध्वनियां हैं। मूर्धन्य ध्वनियों की अगर हम बात करें तो ऋषि टा वर्ग, जिसमें टा ठा डा ढा अड़ा आते हैं, और रा तथा सा षटकोण वाला जो सा है ये मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। दंत ध्वनियों की अगर बात की जाए तो ता वर्ग, ला तथा सा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ता वर्ग, ला तथा सा जो है इसको हम दंत ध्वनियां कहलाते हैं। ओष्ठ ध्वनियों की अगर बात की जाए तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पा वर्ग, इनको ओष्ठ कहा जाता है। कंठ तालव्य की अगर बात करें तो छोटी ए, बड़ी ए को कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ की बात अगर कही जाए तो कंठ ओष्ठ में आपका छोटी ओ और बड़ी ओ को कंठ ओष्ठ कहा जाता है। दंतोष्ठ की अगर हम बात करें तो वा को दंतोष्ठ कहा जाता है दोस्तों, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कोई से शब्द में अनुनासिक है? अगला प्रश्न नंबर 34 आप देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक है? तो जैसा कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि तीन चीजें आपकी
अयोगवाह में आती हैं, जिसमें अंग और आपका विसर्ग, जो दो बिंदी लगाई दी जाती हैं आग के पीछे, उसे विसर्ग, तथा चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु यहाँ पर किस शब्द में आ रहा है? संभालना में। तो ये आपका क्या कहलाएगा? अनुनासिक, जिसका हमने नाम भी आपको बताया था कि अनुनासिक कहलाता है। संभालना शब्द अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुंह एवं नाक दोनों से होता है, उन्हें शब्दों को अनुनासिक शब्द कहा जाता है। आगे देखें, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। तो फिर से आप देखें कि चंद्र बिंदु यहाँ लगा हुआ है, तो ये अनुनासिक है, पाँव आपका अनुनासिक कहलाएगा। एक बार अब यहाँ पे इसकी पहचान बताई गई है, इसको एक बार देख लेते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन स्वरों को लिखते समय अनुनासिक चिन्हों चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है तथा इसे लिखते समय अनुस्वार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में पांव अनुनासिक स्वर है, क्योंकि इस पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जबकि मंजन, अंजन, ये दोनों क्या हैं? आपका अनुस्वार हैं। और आपका हिंदी जो है, इसको तीनों में से किसी में भी नहीं कहा जाता। कौन से शब्द के में अनुनासिक है? तो कटीला, ये जो शब्द है इसमें चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। दोस्तों, हमने जैसा कि आपने सुना कि हम जब भी किसी स्वर के परिभाषित किया गया, जिस तरीके ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है, तो जब भी हमने इनको परिभाषित किया तो इसमें मात्रा शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसी को हम लगने वाले समय में कोई क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उनको स्वर कहा जाता है। दोस्तों, स्वर किसका भेद है? तो ये वर्णों का भेद है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। तो मात्रा जो स्वर है, इसको समरूप या ग्रेफीम कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें दोस्तों। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है, तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप या ग्रेफीम कही जाती है। प्रश्न संख्या 41 देखें दोस्तों। छोटी ओ और बड़ी ओ को किस प्रकार के वर्ण कहा जाता है? तो इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ। छोटी ओ तथा बड़ी ओ कंठोष्ठ वर्ण हैं। छोटी ओ को अर्ध संवृत तथा बड़ी ओ को अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। वस्तुतः कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। दांत से जीभ और ओठों के स्पर्श से बोला जाने वाले वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में केवल वा वर्ण ही दंतोष्ठ है। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। 42 देखें दोस्तों। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु दोनों हैं? तो इसको बड़ी ए को कहा जाता है, जो कंठ और तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ तालव्य। बड़ी ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य आपका कौन कौन से कहा जाते हैं? तो छोटी ए और बड़ी ए को कंठ तालव्य कहा जाता है। छोटी ऊ और बड़े ऊ को ओष्ठ,
रा तथा सीटी वाला आपका सा षटकोण को मूर्धन्य और आ और बड़ा आ को कंठ ध्वनियां कहा जाता है। बड़े ए के उच्चारण स्थान का नाम अगर हमें बताया जाना है तो क्या है दोस्तों, छोटी और बड़ी ए को कंठ तालव्य कहा जाता है, ये हमने अभी पढ़ा है। फिर से वही प्रश्न रिपीट है दोस्तों, स्वर छोटी और बड़ी ए को उच्चारण स्थान में कंठ तालव्य कहा जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको 3 तरीके के बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। ह्रस्व स्वर जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और ओ आते हैं। और प्लुत स्वर जिसमें कि हम किसी आपका जो नाम है या किसी शब्द की अगर हम बात करें उसे खींच कर बोला जाता है तो उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। और दोस्तों दीर्घ स्वर को भी हमने 2 में बांटा था, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। तो मूल दीर्घ स्वरों की अगर हम बात करें तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये जो है इनको मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। और छोटी ए, छोटी ओ और बड़ी ओ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं, ये स्वरों के प्रकार हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जब स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है उन्हें मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जिसमें के अंतर्गत छोटा आ, ओ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और ओ आते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन आपके आज कवर करेंगे। तो हम लगभग आपके 48 क्वेश्चन करा चुके हैं और 2 क्वेश्चन हम अभी इसमें और कराएंगे। इसी तरीके से दोस्तों 50 क्वेश्चनों की ये जो सीरीज है, अब जब तक ये बुक हम आपको कंप्लीट नहीं करा देते हैं दोस्तों तो रोज आपके लिए आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप को रोजाना हमारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आप घंटी को बजाना भी ना भूलें दोस्तों, ताकि आप पर नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे और आप जब ये वीडियो डलेगा तो आपको सूचना मिल जाएगी कि आपको अब सर का वीडियो आ गया है। आपको अब हिंदी का आपको आधा से 1 घंटा निकालना है और आपको हिंदी की तैयारी शुरू करनी है। आप दोस्तों ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इनको लगातार आप अगर रोज़ की रोज़ हमारे साथ देखते जाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंठस्थ हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आप एक बार अगर जिनको रिवाइज करेंगे, फिर से वीडियोज़ को देखेंगे तो वो आपको रट जाएंगी दोस्तों, और फिर किसी भी पेपर में आप उन्हें गलत नहीं करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, इनको 3 तरीके से बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चूंकि प्लुत स्वर से कोई भी प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछा जाता है तो इसलिए इसमें ह्रस्व और दीर्घ को ही डिस्कस किया गया है। छोटा आ, छोटी ई और ऊ को ह्रस्व कहा जाता है। अगर दीर्घ की बात करें तो बड़ा आ, ओ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और ओ, ये जो कहलाते हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब जीभ के भाग के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण करना हो तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा। अग्रस्वर में के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए आते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है, जबकि पश्च स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और ओ तथा बड़ा आ आता है। अब वायु का नाक और मुंह के रास्ते निकलने के आधार पर अगर बात की जाए तो इनको दोस्तों निरनुनासिक, अनुनासिक में बांटा गया है। निरनुनासिक जैसा कि हमने पढ़ा, वायु का केवल मुख से निकलना। छोटा आ, बड़ा आ, ओ बिना बिंदु के सिर्फ चंद्र है, इसे ओ बोला जाता है। छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए और ओ और ओ को
हम निरनुनासिक कहते हैं। जबकि अनुनासिक की बात की जाए तो वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। जैसे अंग, बड़ा अंग, बड़ी ई के ऊपर अंग, आपका चंद्र बिंदु, ई ई, ऊ ऊ, ए औ औ, इन सबको आपका अनुनासिक कहा जाता है। इनमें ओ के अनुनासिक रूप का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। ओठों ओष्ठों के आधार पर, यानी कि होठों के आधार, आकृति के आधार पर जो विभाजित किया गया है वो देखें। वृत्तामुखी जिसमें ऊ ओ होता है। आवृतमुखी आ ई ए, इनको आवृतमुखी कहा जाता है। 49 नंबर देखें दोस्तों, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, जैसा कि आपने ऊपर भी पढ़ा है। तो आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको बड़ी आपका ई कहा जाता है। हिंदी की अग्र जो कि मतलब आगे के भाग से बोली जाती है। आवृतमुखी जिसके आवृतमुखी आपके मुंह से बनती है। और संवृत जो कि संवृत स्वर भी है। ये तीनों चीजें ई में होती हैं। इसका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमें जैसे कि पहले भी पढ़ा, संवृत स्वर, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। अब संवृत स्वर जिसमें छोटी ई बड़ी ई अग्र संवृत स्वर कहलाती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये पश्च संवृत स्वर हैं। अर्ध संवृत स्वर, अब अर्ध संवृत की अगर हम बात करें तो छोटी ए अग्र अर्ध संवृत स्वर है। ओ की अगर हम बात करें तो ये पश्च संवृत अर्ध संवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर की अगर बात करें तो बड़ी ए अग्र अर्ध विवृत स्वर है। आ मध्य अर्ध विवृत स्वर है। ओ पश्च अर्ध विवृत स्वर है। विवृत स्वर की अगर बात की जाए तो बड़ा आ पश्च विवृत स्वर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से डेली के आप 50 क्वेश्चंस की हम सीरीज लाते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और सरकारी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और घंटा भी बजाएं ताकि आपके लिए रोजाना हम इस तरीके के अच्छे वीडियोस पढ़ाई से रिलेटेड लाते रहेंगे। आपका समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।